सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद यानी NIC की बैठक सोमवार को दिल्ली में बुलाई गई। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में ये बैठक बुलाई गई। दिल्ली में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई। एकता परिषद की बैठक में तकरीबन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया, लेकिन बैठक में मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह के अलावा बीजेपी का कोई और मुख्यमंत्री नहीं आया। ये बैठक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हुए सांप्रदायिक दंगों के करीब 3 हफ्ते बाद हुई। आपको बता दें कि दंगों में 48 लोगों की जान गई थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े बिल पर चर्चा हुई। बैठक में देश में मौजूद सांप्रदायिक हिंसा के मामलों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बोगड़ा ने कहा, हम पूरे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष जोर दे रहे हैं और पूरे प्रदेश में त्योहारों और दिवाली को देखते हुए प्रशासन सख्त है। केंद्रीय मंत्री लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों, प्रशासक NIC के सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य बैठक में मौजूद थे। इससे पहले ये बैठक 10 सितंबर 2011 को बुलाई गई थी। मगध एक्सप्रेस की एक बोगी में सोमवार को आग लग गई। घटना बक्सर जिले के चौसा स्टेशन की है। बिहार के गहमर और चौसा रेलवे स्टेशन के बीच दिल्ली से इस्लामपुर जा रही 12,402 डाउन मगध एक्सप्रेस की AC फर्स्ट बोगी में सोमवार को आग लग गई। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई भी सूचना नहीं है। आग लगने की वजह से पटना मुगलसराय रेलमार्ग पर रेलगाड़ियों का परिचालन रोक दिया गया। रेलवे के अधिकारियों के अनुसार 11:02 पर दिलदार नगर से रवाना हुई और 11:35 पर चौसा स्टेशन के कुछ दूर पहले ही यह हादसा हुआ। आग की लपटें दूसरी बोगी की ओर फैलते देख चालक ने पीछे की बोगी को अलग कर दिया और जल्दी बोगी को चौसा रेलवे स्टेशन पर लाकर खड़ा कर दिया। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। अफरा तफरी की वजह से 2 लोगों को मामूली चोटें आई हैं। केन्याई सेना और हथियारबंद आतंकियों के बीच नैरोबी के वेस्टगेट शॉपिंग मॉल में लगातार 2 दिन से फायरिंग जारी है। इस मुठभेड़ के दौरान शॉपिंग मॉल के अंदर से आतंकी लगातार रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं। इस आतंकी हमले में अब तक 7 भारतीयों सहित 68 लोगों के मारे जाने की खबर है। केन्या की राजधानी नैरोबी के मॉल में आतंकी हमले के तीसरे दिन भी रुक रुक कर गोलियां चली। मॉल में धमाकों की आवाज के बाद ऊपर धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। करीब 20 धमाकों की आवाज सुनी गई है। बीच बीच में गोलीबारी की आवाजें भी आ रही हैं। छिपे आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन जारी है। दरअसल आतंकी संगठन अल शबाब ने मॉल के एक हिस्से में कई लोगों को बंधक बनाकर रखा है। केन्याई सरकार ने कहा है कि आतंकियों से कोई बातचीत नहीं की जाएगी। आतंकियों की तादाद 10 से 15 के बीच बताई जा रही है, जबकि बंधकों की संख्या भी 10 के आसपास मानी जा रही है। वैसे इस आतंकी हमले में 7 भारतीयों के मारे जाने की भी आशंका जताई गई है। बताया जा रहा है कि इसमें से अधिकतर गुजरात के रहने वाले हैं। केन्या के नैरोबी स्थित एक शॉपिंग मॉल में हुए इस आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। हालांकि इस हमले में 7 भारतीयों के मारे जाने की बात कही जा रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक 2 भारतीयों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। 68 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 175 से ज्यादा लोग इस हमले में घायल हैं। इस घटना को लेकर सबसे दुखद बात यह है कि आतंकियों के एक समूह ने समुदाय विशेष के लोगों की पहचान कर उन्हें तो छोड़ दिया और बाकी लोगों को चुन चुन कर मारा गया है। दंगों के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिखरते सियासी कुंबे को समेटने के लिए समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव की अगुवाई में एक टीम मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां उन्होंने लोई और जौला गांवों में मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की। यूपी के कैबिनेट मंत्री और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव अपने साथ प्रदेश के करीब आधा दर्जन मंत्रियों के साथ शामली के कांदला कस्बे में विस्थापितों के कैंप पहुंचे। विस्थापितों के कैंप पहुंचकर शिवपाल सिंह यादव ने लोगों के हालचाल को जानने की कोशिश की, लेकिन इसके लिए उन्होंने शरणार्थियों को सिर्फ 13 मिनट का ही वक्त दिया। सिर्फ 13 मिनट में ही उन्होंने पीड़ितों की पीड़ा सुनी और अपना सियासी दौरा निपटा लिया। वहीं शरणार्थी शिविर में मौजूद लोगों को उम्मीद थी कि शिवपाल यादव कैंप आए हैं तो उन्हें जरूर देकर कुछ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए शरणार्थी शिविर में रह रहे लोग निराश हैं और सरकार के खिलाफ उनमें गुस्सा भी है। वहीं वो शामली से दौरा कर मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने लोई और जौला गांवों में मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात की। मुलाकात के बाद PWD मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। वहीं उन्होंने हिंसा में हुए जानमाल के नुकसान की भरपाई की भी बात कही। बांदा जेल में बंद मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी और बीजेपी के विधायक सुरेश राणा से मिलने के लिए बीजेपी प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह पहुंचे। पंकज सिंह ने सुरेश राणा से लगभग 20 मिनट तक की मुलाकात की।
मुजफ्फरनगर दंगों के आरोपी बीजेपी विधायक सुरेश राणा से बीजेपी के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह ने करीब 20 मिनट तक विधायक से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पंकज सिंह ने कहा कि मुजफ्फरनगर हिंसा के लिए सपा सरकार दोषी है। साथ ही उन्होंने आजम खान पर निशाना साधते हुए कहा कि आजम खान के इशारों पर दंगे हुए हैं। वहीं उरई जेल में बंद संगीत सोम से एमएलसी सत्येंद्र कुशवाहा मिलने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। सत्येंद्र कुशवाहा उत्तर प्रदेश बीजेपी के सह प्रभारी हैं। जेल प्रशासन ने आपत्ति जताते हुए सत्येंद्र कुशवाहा को संगीत सोम से नहीं मिलने दिया, जिसके बाद संगीत सोम उनसे बिना में नहीं झांसी के लिए रवाना हो गए। यूपी पुलिस के एडीजी कानून व्यवस्था के बारे में की गई अटकलों पर आज पूर्ण विराम लग गया। एडीजी अरुण कुमार आज छुट्टी से वापस आए और उन्होंने सारी खबरों का पुरजोर खंडन किया। अरुण कुमार ने लिखी थी शासन को चिट्ठी कि वो उत्तर प्रदेश में काम नहीं करना चाहते, लेकिन ये चिट्ठी एक रूटीन प्रक्रिया थी जिस पर इतनी अफवाहों का बाजार गर्म हुआ कि ये तक कह दिया गया कि अरुण कुमार वीआरएस ले लेंगे। साथ ही इसे आईपीएस एसोसिएशन से भी जोड़कर देखा गया और ये तक कहा गया कि कई आईपीएस अधिकारी दबाव नहीं झेल पा रहे हैं यूपी में, जिसके चलते अरुण कुमार अब तत्कालीन छुट्टी पर जा रहे हैं। और ये तक कहा गया कि अरुण कुमार के साथ और भी कई आईपीएस अधिकारी छुट्टी पर जाएंगे, जहां आज इन सारी अटकलों पर अरुण कुमार ने खुद पूर्ण विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर ज्वाइन करने के बाद ये उनकी पहली छुट्टी थी और समाचार प्लस से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि ये अफवाहें तथाकथित उड़ाई गई थी और इनमें एक भी बात सच नहीं। और उस चिट्ठी के बारे में अरुण कुमार ने साफ कर दिया कि एक रूटीन प्रक्रिया है और इसे कई महीनों पहले लिखा गया था। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार के छुट्टी से वापस आने के बाद जहां सारी अफवाहों पर पूर्ण विराम लग गया है, वहीं एक बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन वो अधिकारी थे जिन्होंने इन अफवाहों के बाजार को और गर्म किया। अयोध्या में दक्षिण प्रांत से आए संत श्री स्वामी के नेतृत्व में कारसेवकपुरम से पंचकोशी परिक्रमा की शुरुआत हो गई है। कारसेवकपुरम से पंचकोशी परिक्रमा की शुरू हुई भारी सुरक्षा बल की मौजूदगी में ये पंचकोशी परिक्रमा शुरू हुई है। विश्व हिंदू परिषद की 84 कोसी परिक्रमा पूरा होने के बाद संतों ने अयोध्या में पंचकोशी परिक्रमा शुभारंभ किया। लगभग 50 के करीब संत और भक्त इस परिक्रमा में हिस्सा ले रहे हैं। पूरी परिक्रमा मार्ग पर भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। यह परिक्रमा 13 अक्टूबर तक चलेगी। प्रशासन ने परिक्रमा में सहयोगी रहे डॉक्टर रामविलास वेदांती को परिक्रमा में जाने की अनुमति नहीं दी है। कारसेवकपुरम से परिक्रमा प्रारंभ के बाद उन्हें वापस कर दिया गया। वेदांती ने सरकार पर नाराजगी जाहिर की है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि परिक्रमा यात्रा जारी रहेगी, लेकिन विहिप की परिक्रमा पर रोक रहेगी। मुजफ्फरनगर हिंसा को देखते हुए जिलाधिकारी ने शनिवार से 30 अक्टूबर तक पूरे जिले में धारा 144 लागू कर रखी है। सोमवार को सियासत का अखाड़ा बन गई दिल्ली में हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक। ये बैठक हुई तो थी सांप्रदायिक सौहार्द की भावना बनाने के लिए, लेकिन बैठक के दौरान मुजफ्फरनगर में हुआ सांप्रदायिक दंगा छाया रहा, जिसके नाम पर हर राजनीतिक दल ने राष्ट्रीय एकता की जगह राजनीति बढ़ाने की कोशिश की। बैठक की शुरुआत में ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि सभी राज्य सरकारों को सांप्रदायिक सौहार्द बनाने और दंगे जैसी घटनाओं की तुरंत रोकथाम करने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी लगे हाथों ये कह डाला कि केंद्र सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ कई राज्य सरकारों को अलर्ट भेजा गया था कि सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने की कोशिश की जा सकती है। इस बैठक में भाजपा शासित 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों में से महज 2 मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की। वहीं मुजफ्फरनगर दंगों के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय एकता परिषद के मंच का इस्तेमाल अपनी सफाई देने के लिए कहा। सीएम अखिलेश यादव ने जहां केंद्र सरकार से अपील की कि रंगनाथन कमेटी और सच्चर कमेटी की सिफारिशों को जल्द ही लागू करना चाहिए, सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक और ट्विटर के साथ साथ यूट्यूब पे भी सरकार का अंकुश होना चाहिए। साथ ही अपनी राज्य सरकार की नीतियों का बखान कर अकलियत वोट बैंक पे भी निशाना साधा और कहा कि यूपी सरकार राज्य में 18% मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना चाहती है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा कि मुजफ्फरनगर की सरहद भले ही देवभूमि उत्तराखंड से मिलती हो, लेकिन बहुगुणा सरकार ने प्रदेश के अंदर तनावग्रस्त माहौल नहीं होने दिया। अल्पसंख्यक मंत्रालय मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के अंतर्गत है, लिहाजा सीएम ने ये भी कहा कि अल्पसंख्यक महिलाएं और SC/ST से जुड़े सभी कारगर कदम राज्य सरकार उठा रही है।
दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक राष्ट्रीय एकता पे थी। सवाल सार्वजनिक सौहार्द बनाने का था, लेकिन एक जवाब जो किसी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने नहीं दिया वो ये, राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हर साल की बजाय कई साल बाद क्यों होती है और क्यों एकता परिषद की बैठक के लिए मुजफ्फरनगर दंगे जैसी घटना का इंतजार करती है राज्य और केंद्र सरकार। आपके अपने चैनल समाचार प्लस के मुख्य संपादक उमेश कुमार को नैनीताल हाईकोर्ट ने दोष मुक्त करार दिया है। साल 2012 में शरारतपूर्ण कार्रवाई करते हुए उमेश कुमार के खिलाफ झूठा हलफनामा दायर करने का आरोप लगाया गया था, मगर नैनीताल हाईकोर्ट में ये आरोप औंधे मुंह गिर गया। हालांकि माननीय हाईकोर्ट ने ये माना था कि उमेश कुमार ने अदालत की अवमानना की है और इसके लिए हाईकोर्ट ने उमेश कुमार को आदेश दिया था कि वो 1 घंटे के लिए नैनीताल के रजिस्ट्रार के दफ्तर में निजी तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आज सुबह ठीक 11 बजे उमेश कुमार रजिस्ट्रार के दफ्तर में पहुंच गए और वहां पर 1 घंटे तक मौजूद रहे। इस तरह से समाचार प्लस के मुख्य संपादक उमेश कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है और पूरी तरह दोषमुक्त हो चुके हैं। 7वें दिन भी नर्सेज का आंदोलन जो है बदस्तूर जारी है। अब नर्सेज ने सीएमएस के खिलाफ जो है मोर्चा खोलते हुए अब दून अस्पताल में 2 बजे से 8 बजे तक की शिफ्ट में काम करने का निर्णय लिया है और सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर अमल नहीं होता तो वो और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगी और उसके बाद जरूरत पड़ी तो पूरे प्रदेश में इसी तरीके से आंदोलन को चलाएंगी। प्रदेश में नर्सेज की हड़ताल का 7वां दिन है, जिसका असर दून अस्पताल में खासा देखने को मिला। सीएमएस के लगातार जो बयान जो आ रहे हैं उसके खिलाफ अब नर्सेज ने मोर्चा खोल दिया है। नर्सेज ने सीधे तौर पर यही कहा है कि अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं होता तो वो और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो सीएमएस लगातार जो बयान दे रहे हैं उससे कहीं न कहीं नर्सेज आहत है और अब उन्होंने दून अस्पताल में 2 बजे से लेकर 8 बजे तक की शिफ्ट में काम करने का निर्णय लिया है। उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि सरकार पहले ही गंभीर होती तो इस तरीके की हड़ताल का भी निर्णय नहीं लिया जाता। बहरहाल अब नर्सेज की हड़ताल का असर दून पर साफ देखने को मिलेगा। सीएमएस के अड़ियल रवैये से खफा नर्सों ने अब दून अस्पताल में 2 से 8 की शिफ्ट में काम करने का निर्णय लिया है, जिससे अब मरीजों को और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। राजधानी के एफआरआई में जल, वन और जलवायु परिवर्तन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गई है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री हरीश रावत ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया। उनका कहना है कि समूचे एशिया पैसिफिक क्षेत्र में हो रहे जलवायु परिवर्तन पर इस पर व्यापक शोध होगा। जी हाँ, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून यानी एफआरआई में जल और वन, परंपरागत वन जल विज्ञान से परे विषय पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हो गई है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जल और जल के मुद्दों से निपटने के लिए अनुभव और ज्ञान को साझा करने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच संबंध कायम करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने इस महत्वपूर्ण सेमिनार का उद्घाटन किया। उनका कहना है कि समूचा एशिया पैसिफिक क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। उसके अलावा तमाम क्षेत्रों में दैवीय आपदा भी आ रही है। इस सेमिनार का इसके मद्देनजर महत्व है। उन्होंने वैज्ञानिकों का आह्वान किया कि इसके मुद्दों पर व्यापक शोध करें। आपको बता दें कि इस 3 दिवसीय कार्यशाला में 15 देशों के 31 वैज्ञानिक वन, जल विज्ञान और जलवायु परिवर्तन, वनों की हाइड्रोलॉजिकल नियामक सेवा, वर्षा और सूक्ष्म जलवायु पर जंगल का प्रभाव, पानी की गुणवत्ता और मात्रा पर वन प्रबंधन के तरीकों और गड़बड़ी का असर, पानी के स्रोत के रूपों में वनों का प्रबंधन आदि मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। कहने की जरूरत नहीं कि हाल ही में उत्तराखंड में भारी दैवीय आपदा आई थी, जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में भारी नुकसान हुआ था। वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन और अन्य कारणों से भी जोड़ रहे हैं। अब यह देखना होगा कि वैज्ञानिक इस उत्तराखंड के संदर्भ में किस तरह से इस सेमिनार में विचार करते हैं। लेकिन जो भी हो, यह सेमिनार पूरे एशिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद में चीफ जस्टिस के बंगले का घेराव करने और वहीं पर प्रदर्शन करने जा रहे टीटी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वहां से उनको खदेड़ डाला। यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 72,000 से ज्यादा टीचर्स की भर्ती का केस का फैसला जल्द सुनाए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के मेन गेट और चीफ जस्टिस के घर का घेराव कर रहे टीटी अभ्यर्थियों को पुलिस ने जमकर लाठी बरसाई और उनको वहां से खदेड़ डाला। इस दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस में तीखी झड़पें भी हुई। पुलिस की पिटाई से कई अभ्यर्थियों को चोटें भी आई हैं। पुलिस ने कई अभ्यर्थियों को शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि हाईकोर्ट में 1.5 सालों से यह मामला लटका हुआ है। इसकी वजह से भर्ती नहीं हो पा रही है। अभ्यर्थियों के मुताबिक समूचे यूपी से 1000 से ज्यादा अभ्यर्थी शांतिपूर्वक जुलूस निकालकर चीफ जस्टिस से मुलाकात कर उन्हें केस को जल्द निपटाए जाने की अपील का एक ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठी चलाकर जबरन वहां से भगा दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर गिरफ्तार लोगों को बिना शर्त रिहा नहीं किया गया तो वो लोग 26 सितंबर को सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे।
पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में टीटी अभ्यर्थियों को हल्की फुल्की चोटें भी आई हैं। टीटी अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके केस का निस्तारण जल्दी होना चाहिए। सूबे के 35 सूत्री मांगों को लेकर कपकोट बागेश्वर से